Hello friends, once again you are welcome to Easy English with NS. Today we are going to study past perfect continuous tense. जी हाँ दोस्तों, आज हम past perfect continuous tense को पढ़ेंगे। आप टेंस का जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसके बाद में जो भी ग्रामर आएगी उन सभी में ये सब काम आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेंस, इनके आधार पर बाद की ग्रामर होती है। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान देखते हैं। हिंदी के वाक्यों में समय के बाद से तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। ये इसकी हिंदी की पहचान है। फिर ये ध्यान रखना, इस टेंस के वाक्यों में समय के बाद से अवश्य मिलता है। यदि समय के बाद से नहीं होता है तो वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। फिर इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगता है, यानी इस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। जिस वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैड बीन ये एक ही होती है, इसलिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के अंग्रेजी के वाक्यों में समय से पहले फॉर या सिंस लगता है। ये दो प्रीपोजिशन होते हैं जिनका प्रयोग होता है समय से पहले। फिर फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? फॉर का प्रयोग समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि क्या होती है और निश्चित समय क्या होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ये इस टेंस का बेसिक नॉलेज है। इसके बाद में हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे ये है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंसेज, कुछ भी कहें आप, ये एक ही होता है। इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। हेल्पिंग वर्ब हमेशा समय की स्थिति के बारे में बताती है। मेन वर्ब वाक्य में जो काम होता है वो मेन वर्ब होती है। और कर्ता यानी सब्जेक्ट जिस काम को करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फिर टाइम लगेगा फॉर या सिंस। टाइम जो आएगा उससे पहले फॉर या सिंस लगेगा। अब ये वाक्य है, माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट काम करने वाला माली है। माली को बोलते हैं इंग्लिश में गार्डनर। तो गार्डनर कॉमन नाउन है, इससे पहले दे लगाएं। दी गार्डनर। फिर इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। हैड बीन। फिर आएगी मेन वर्ब। यदि मेन वर्ब वाक्य में ढूंढनी हो तो सेंटेंस के पीछे देखें। सेंटेंस के पीछे काम क्या है? पानी देना। पानी देना को बोलते हैं वाटर। वाटर का हो जाएगा वाटरिंग। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग। फिर इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो ये देखें कि कर्ता किस काम को करता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। किसको पानी दे रहे हैं? पौधों को। पौधों को इंग्लिश में बोलते हैं द प्लांट्स। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स। अब समय है सुबह से, यह समय का नाम है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग होगा। सिंस मॉर्निंग। इसके बाद ये वाक्य है दोस्तों, वे पिछले 2 दिन से पटकथा लिख रहा था। वे को इंग्लिश में बोलते हैं ही, जो कि सब्जेक्ट है, काम करने वाला यही है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन। फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब ढूंढनी हो तो सेंटेंस के पीछे देखो, लिखना राइट। राइट का बना देंगे राइटिंग, पीछे का ई हट जाएगा स्पेलिंग में से। ही हैड बीन राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट यानी क्या लिख रहा था वो ऑब्जेक्ट होता है पटकथा। पटकथा को बोलते हैं स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट। ही हैड बीन राइटिंग द स्क्रिप्ट। फिर समय है 2 दिन, यानी समय से पहले ये संख्या आ गई तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इससे पहले फॉर का प्रयोग होगा। फॉर 2 days।
फिर इसके बाद में आते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यदि दो शब्दों से मिलकर बनती है, जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है, उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नोट हमेशा दोनों शब्दों के बीच में आता है। तो इसमें सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट होता काम को करने वाला, तुम है, यू। फिर इसके बाद में आएगा हेड, फिर आएगा नोट, फिर आएगा बीन, फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब है खेलना, पार्क, सॉरी प्ले। यू हैड नॉट बीन, खेलना मेन वर्ब है, प्ले, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नोट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब है वाक्य में जो काम होता है वो होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब खेलना को प्ले बोलते हैं, प्ले का प्लेइंग। फिर ये पार्क में, इन दी पार्क। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द पार्क। फिर समय है कल से, कल को इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे। इससे पहले सिंस आता है क्योंकि ये निश्चित होता है। कल का मतलब जो दिन बीत गया, जैसे आज जो भी दिन है मंडे है तो इससे पहले का दिन संडे ही होगा, तो सिंस यस्टरडे। फिर इसके बाद में सेंटेंस है दोस्तों, पाकिस्तान 30 साल से भारत को क्रिकेट विश्व कप में नहीं हरा रहा था। देखने में बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन इसकी इंग्लिश एकदम इजी बनती है। सबसे पहले काम करने वाला सब्जेक्ट देखें, पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट बीच में आएगा, हेड, फिर नोट, फिर बीन। फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब ढूंढनी है तो सेंटेंस के पीछे देखो, हराना, हराना को बोलते हैं डिफीट या बीट। इसका बन जाएगा बीटिंग। पाकिस्तान हैड नॉट बीन बीटिंग। फिर ऑब्जेक्ट है, किसको नहीं हरा था, भारत को, इंडिया। पाकिस्तान भारत को नहीं हरा रहा था। फिर है क्रिकेट विश्व कप में, इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। फिर टाइम आएगा 30 साल से, ये 30 समय से पहले संख्या आ गई तो यहाँ पर 4 आएगा, 4। 30 को बोलते हैं 30, साल को बोलते हैं ईयर्स। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस। फिर आते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस होते हैं जिनमें वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है हिंदी में, वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। क्या भारत 1950 से आतंकवाद का सामना कर रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैड। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है इसलिए दोनों शब्दों के बीच में सब्जेक्ट आएगा। काम करने वाला भारत है, हैड, इंडिया, फिर बीन। हेड ये सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब ढूंढना तो सेंटेंस के पीछे देखें, सामना करना, सामना करना को बोलता है फेस, फेस का बन जाएगा फेसिंग। हेड, इंडिया, बीन, फेसिंग। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट तो क्या से देखें या किस से देखें, क्या भारत 1950 से आतंकवाद का सामना कर रहा था, ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो भारत 1950 से किसका सामना कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है आतंकवाद का। आतंकवाद को इंग्लिश में बोलते हैं टेररिज्म। हैड इंडिया बीन फेसिंग टेररिज्म,
अब समय 1950 ये साल का नाम है, सिंस 1950। हैड इंडिया बीन फेसिंग टेररिज्म सिंस 1950, क्या भारत 1950 से आतंकवाद का सामना कर रहा था। फिर ये वाक्य है, क्या तुम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे थे। इस वाक्य की इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि है इस टेंस की हेड। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम है। फिर आएगा बीन, फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है सीखना, सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, और लर्न का हो जाएगा लर्निंग। मेन वर्ब हमेशा हिंदी के वाक्यों में पीछे मिलती है। हैड यू बीन लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश। समय है 2 साल से, तो फॉर 2 years। फिर है WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस, इनको कैसे बनाते हैं। इनकी पहचान होती है हिंदी में वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये वाक्य के बीच में आते हैं। इनकी इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड वाक्य में वो शब्द होता है जिससे प्रश्न बनता है, जैसे यहाँ पर ये क्यों है, यहाँ पर ये क्यों है, तो ये WH वर्ड होते हैं। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों है, इसको लगा दिया वाई, यानी क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं। फिर आएगा हेड, पैटर्न के अनुसार, फिर हेड। फिर आएगा सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम, वाई हैड राम। फिर आएगा बीन, फिर बीन। फिर लगाएंगे मेन वर्ब आईएनजी के साथ, मेन वर्ब है रचना, षड्यंत्र रचना को बोलते हैं प्लॉट, PLOT, ये होती है दोस्तों षड्यंत्र रचना की स्पेलिंग। अब क्योंकि इसके पीछे आईएनजी लगाना है तो मैंने आपको पहले वो नियम बताया था, जिस वर्ब के पीछे एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले एक वोवल हो, उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी है तो पीछे के अक्षर को डबल करके आईएनजी लगाना है। वाई हैड राम बीन प्लॉटिंग, इसके इस स्पेलिंग का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। वाई हैड राम बीन प्लॉटिंग। अब उसके बाद में पीछे समय बचा है 2 सप्ताह से, ये समय से पहले संख्या आ गई तो यहाँ पर आएगा फॉर 2 weeks। फिर ये सेंटेंस है दोस्तों, तुम सुबह से गाली क्यों दे रहे थे। इस सेंटेंस में WH वर्ड क्या है, प्रश्न पूछने वाला, क्यों। रूल के अनुसार पहले ये लगाते हैं वाई। फिर आएंगी हेल्पिंग वर्ब, यदि 2 शब्दों से मिलकर बनी है तो पहले पहला शब्द। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम। फिर हेल्पिंग वर्ब का अगला शब्द वाई हैड यू बीन। फिर मेन वर्ब लगानी है तो मेन वर्ब ढूंढने के लिए सेंटेंस के पीछे देखें। गाली देना, गाली देना को इंग्लिश में बोलता है अब्यूज़, पीछे के ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। वाई हैड यू बीन अब्यूजिंग। फिर इसके बाद में टाइम बचता है सुबह से, यह सुबह समय का नाम है तो सिंस आएगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो होती है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, किसी भी टेंस की जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो क्या होती है देखते हैं। क्वेश्चन आपके ऐसे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये नियम याद रखना है, यदि अंग्रेजी में 2 वाक्य दिए हो, वाक्य 2 दिए हो, पहला है एक वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, और दूसरे वाक्य में फॉर, सिंस या ऑल के बाद समय दिया हो तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। ये नियम ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे एक ये सेंटेंस है, आई ब्लैंक स्पेस लर्न इंग्लिश फॉर 5 years, ये यहाँ पर फॉर के बाद में समय है, फिर ये बिफोर आया हुआ है, और दूसरे वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस का होगा। यानी ध्यान रखना, यदि अंग्रेजी के में 2 वाक्य दिए गए हों और उनमें से एक वाक्य में पास्ट टेंस हो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, और दूसरे वाक्य में फॉर, सिंस या ऑल के बाद टाइम दिया गया हो तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। अब ये सेंटेंस है, पहला देखते हैं, आई ब्लैंक स्पेस लर्न इंग्लिश फॉर 5 years। ये एक सेंटेंस पूरा ये यहाँ तक है।
फिर ये बीच में कनेक्टर बिफोर लगा है और दूसरे वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दूसरे वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। ऐसा ना समझे कि दो वाक्य हैं, तो ये नियम ध्यान रखें। ऐसा ना समझे कि यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, एक वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। नहीं, अगर यहाँ पर फोर या सिंस के बाद में समय नहीं दिया हुआ होता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का होता डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है और दूसरे वाक्य में फोर के बाद में समय आया हुआ है, इसलिए ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो इसका आंसर लिखेंगे तो ध्यान रखना, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगता है। फिर दूसरा देखते हैं, राधा ब्लैंक स्पेस वर्क इन दिस फैक्ट्री फॉर 3 ईयर्स। ये एक सेंटेंस यहाँ तक है, फोर के बाद में समय आया है। वेन सी रिजाइंड, ये रिजाइंड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो रूल बन गया, दो वाक्य दिए गए हैं, ये वेन से जुड़े हैं, एक वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है और दूसरे वाक्य में ये फोर के बाद में समय आया हुआ है, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नियम है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है और इसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी आता है। फिर तीसरा सेंटेंस देखते हैं, येस्टरडे द रोड्स वर स्लिपरी। एक सेंटेंस ये है यहाँ तक, फिर बिकॉज कनेक्टर आया है, इट रेन ऑल नाइट, ये आया हुआ है। तो ये पहला वाक्य येस्टरडे द रोड्स वर स्लिपरी, ये ध्यान रखना, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर और एम। ये आर होता है प्लूरल, ये आर की सेकंड फॉर्म है वर, तो आर की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है और दूसरे वाक्य में ऑल के बाद में समय आया हुआ है, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन और इसमें मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है। फिर देखें सेंटेंस नंबर 4, एज रोहन डिड नॉट कम आउट सो आई वेट हिम सिंस मॉर्निंग। दो वाक्य दिए गए हैं, सो से जुड़े हुए हैं। पहला वाक्य एज मोहन डिड नॉट कम, ये डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। और दूसरे वाक्य में सिंस के बाद में ये मॉर्निंग यानी टाइम आया हुआ है, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, बीन, फिर मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाएगा, वेट का हो जाएगा वेटिंग। इस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके प्रति सावधानी बरतें। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए इन नियमों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।